5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने जीत का चौका लगाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संघर्ष करती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा दमखम दिखाया। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बन गई खास। नमस्कार, मैं हूं अरुण शाह और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के एक जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई नेता दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। इसके पहले भी हुआ है कि इलेक्शन के बाद वही मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लिए, लेकिन पिछले 37 सालों में ये पहली बार हो रहा, करीब 1985 के बाद, कि सरकार रिपीट उस पार्टी की भी नहीं हुई और चीफ मिनिस्टर भी रिपीट नहीं हुआ। 37 सालों में पहली बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये करिश्मा हुआ। और जीत के कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी पक्ष है, समाजवादी पार्टी, उनकी जितनी ताकत थी या जितना अच्छा वो लड़ सकते थे या जितना उनका एस्टिमेट था, उससे ज़्यादा वो लड़ ही नहीं सकते थे। उनके समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन दलों के साथ उनका 35-36% मत है। 36-37% से ज़्यादा मत वर्तमान में अखिलेश यादव जोड़ भी नहीं सकते थे। उस 37% मत जितना उन्होंने मैक्सिमम जोड़ा था वो उनको मिल गया। आपने देखा होगा कि जब से ये नतीजा आया, अखिलेश यादव का कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि हम इस वजह से हार गए, हम उस वजह से हार गए। उन्होंने सीधा एक ट्वीट किया है कि हम बीजेपी की सीटें घटाने में कामयाब हुए हैं और आगे और भी होंगे। उन्हें पता है कि वो तो सबसे अच्छा चुनाव लड़ गए, इससे ज़्यादा वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। उनकी ताकत या उनके समीकरण उस हिसाब से नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ वो है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 37% मत उनको मिलने के बाद उनको ये अंदाज़ा था, जो 18-19% मत सबसे कम पिछले 5 इलेक्शंस में 18% से कम वोट मायावती को यानी बीएसपी को कभी नहीं मिले। और अगर मायावती ने मजबूती के साथ 18% मत अगर मायावती ले लेती, आप समझ रहे हैं इस बात को, 18% मायावती वोट ले लेती तो फिर अखिलेश यादव की कम से कम 70 सीटें इससे ज़्यादा होती। लेकिन चूंकि मायावती की पार्टी बहुत जगह कमज़ोर लड़ गई, इसलिए समाजवादी पार्टी को हार का खामियाजा उठाना पड़ा। बावजूद इसके करीब 100 सीटों से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से 8 से 10 हज़ार वोटों से हार गए। तो लड़ाई समाजवादी पार्टी ने बहुत कड़ी लड़ी, लेकिन इतनी लड़ाई से जीत मैसर नहीं होने वाली थी। सर, तो मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बात कर लेते हैं हम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बारे में। हालांकि पंजाब में बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद कांग्रेस कुछ करे वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ होता दिखा नहीं और रिज़ल्ट हम सबके सामने है। लेकिन सर, सवाल तो ये उठता है कि क्या इस चुनावी नतीजों के बाद हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरे में है? देखिए, पंजाब में आज़ादी के बाद से ही करीब एक बार अभी हाल में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार रिपीट हुई थी, नहीं तो वहाँ सरकारें बदलती रहती हैं। दूसरी बात, वहाँ जो संपन्न परिवारों का, पंजाब में चूँकि वो संपन्न प्रदेश है, तो संपन्न परिवारों के लोग ही वहाँ नेता शुरू में बने और उन नेताओं का ही पंजाब की पॉलिटिक्स पर पूरा कब्जा रहा। एक संभ्रांत, पैसे वाले, प्रतिष्ठित फैमिली के लोग, और इस वजह से पिछले 70 सालों का मैं बात बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ है कि पिछले ही चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल ने मुझे ऐसा लगता है कि किसी सरदार को, किसी सिख को, जट सिख को, अगर अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो शायद आम आदमी पार्टी पिछली बार ही चुनाव पंजाब का जीत जाती। क्योंकि पंजाब के लोगों में एक बेचैनी और बेकरारी बहुत है कि ये 2 पार्टियां आती हैं और यही 2 पार्टियां पंजाब को जो विकास और प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए था, वो उस प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने के बजाय अपना काम सीधा करती रहती हैं, अपना उल्लू। मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए था कि आम आदमी, मैं पंजाब गया नहीं, पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि मैं पूरे इलेक्शन के दौरान पंजाब गया नहीं, लेकिन सिखलाइट रेजिमेंट है सेना में, उसमें 3-4 सेना के जो अधिकारी हैं वो मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ मेरा आना जाना है।
तो उनके यहाँ जो फॉलोअर्स हैं या उनके यहाँ जो उनके यूनिट में सिख सैनिक हैं, तो मेरी आदत है, मैं अगर आदमी न मिले तो मैं पंखे से बात करने लगूं, सामान से बात करने लगता हूं। तो मेरी आदत है कि मैं सबसे बात करता हूं। तो वो जो लोग वहाँ मुझे मिलते थे तो मैं उनसे पूछता था कि पंजाब में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा। पंजाब पुलिस के लोग मुझे कई जगह मिले तो मैं उनसे पूछता था। मैं पंजाब गया नहीं था लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। मैं कहीं सिख को देखता था, जट सिख को, तो उससे ज़रूर पूछता था कि पंजाब में क्या होगा। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये न कहता हो कि आम आदमी पार्टी आ पाएगी। कई तो उसका नाम पंजाब के लोग आम जनता पार्टी कहते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं आम जनता पार्टी आएगी, आम आएगी। आप सब जगह आप है और पंजाब वाले आम कहते हैं, आम आएगी, आम आएगी। तो ये तो दिखाई दे रहा था कि ये आएगी। अब सवाल उठता है कांग्रेस का क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि देश में एक बड़ी वो है जो कांग्रेस के दुखी होने से सुखी है कि कांग्रेस इतनी बर्बाद हो। अरे भाई, कांग्रेस को जितना कुचलना था इस देश की जनता ने उतना कुचल दिया है। अब उसका भविष्य भी जनता ही तय करेगी, नेता तय नहीं करेगा। वर्तमान में उनका जो नेतृत्व है, खास करके जो वर्तमान नेतृत्व है, उसमें अभी के चुनाव के नतीजे ये बताते हैं, कम से कम बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, गोवा के, मणिपुर के, कि उसमें कोई 4 माह आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप पीछे 2018 के नतीजे देखेंगे तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो तो काबिल तारीफ था। और गुजरात में भी पिछले चुनाव में, अभी गुजरात में चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी वहाँ एकदम आमने सामने में है। आम आदमी पार्टी उधर भी जाने की तैयारी कर रही है, गुजरात में भी। तो मुझे फ़िलहाल तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तरह कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर चुनाव में दिखाई दे रही है। तो मेरा अगला सवाल भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में जिस हिसाब से जो रिज़ल्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जीत के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वो फ्री बीज की राजनीति काम कर गई, या फिर पंजाब के लोगों को एक तीसरा विकल्प मिल गया? और ऐसे ही क्या देश के बाकी राज्यों के लोग भी यही सोच रहे कि एक तीसरा विकल्प हमें मिले आम आदमी पार्टी की तरह, ताकि वो उस तरफ जाए? क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ 2 ही विकल्प हुआ करते थे मुख्यतः लोगों के पास, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। तो क्या ये आम आदमी पार्टी जो है अब तीसरा विकल्प बन के पूरे देश में उभरेगी? देखिए, किसान आंदोलन इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। किसान आंदोलन से पंजाब का जो सिख किसान था, आपने देखा था ना, सब जगह सिख किसानों ने बॉर्डर पर जिस तरह से पंजाब के आंदोलनकारियों ने और वेस्टर्न यूपी के 2-3 जिलों के जाट नेताओं ने, हरियाणा के कुछ जाटों ने इस आंदोलन, लेकिन मेन पंजाब के, और इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल उन किसानों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े रहे, पूरी मुस्तैदी से। अमरिंदर सिंह उस वक्त सीएम थे जब किसान वहाँ से चले थे, उसके बाद उनको हटाया गया था। तो किसानों का गुस्सा तो भारतीय जनता पार्टी से था ही, ऊपर से कांग्रेस पार्टी से भी वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं थे। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि केजरीवाल एक अकेला आदमी है जो कि इस किसान आंदोलन में। दूसरी बात ये जो आप फ्री वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें तो केजरीवाल मास्टर हैं। आदमी को केजरीवाल, अब आप समझ लीजिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह रहे हों, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पंजाब के आतंकवाद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जहां ऐसे ऐसे नेता मुख्यमंत्री रहे हों, वहां केजरीवाल ने भगवंत मान को, जो 2 बार के एमपी हैं, केजरीवाल ने भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करके, और चुनाव थोड़े मोड़े वोटों से नहीं जीता। मुझे लगता है कि इतनी सीट तो शायद आम आदमी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को भी कभी नहीं मिली होगी जितनी सीट आम आदमी पार्टी को मिली। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सीट नहीं मिली होगी जितनी सीट मिली है। तो केजरीवाल चुनाव लड़ने के और रणनीति के बहुत मास्टर आदमी है, और उन्होंने फ्री बीज तो उनके लिए काम कर ही रहा है।
और केजरीवाल की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा चुनाव है जब वो पंजाब में पहुंच गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के लोगों ने पिछली बार भी मन बनाया था और उसका फ़ायदा इस बार के चुनाव में उनको खूब मिला। तो सर ये क्या सेम मतलब यही विकल्प पूरे देश में भी हम देख सकते हैं आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी के रूप में? देखिए, एक बार दिल्ली का चुनाव जब दोबारा केजरीवाल जीते थे तो मतलब निजी बातचीत में वो हमेशा ये बात कहते हैं, अपने करीबी लोगों से भी कहते हैं, और कि मैं जिस मैदान पर बीजेपी के खिलाफ खेलता हूँ वो पिच बहुत छोटी है, मतलब दिल्ली बहुत छोटा है मेरे खेलने के लिए। मैदान बड़ा हो तो मैं दिखाऊं खेल कैसे खेला जाएगा। तो थोड़ा बड़ी पिच पर केजरीवाल खेलने गए। ये बात बिल्कुल सही है। जब अखिलेश यादव अपना स्टेट और अपनी पार्टी बचाने में पिछले 3-4 चुनाव से, ये चौथा चुनाव है, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार तो थोड़ा अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन 3 चुनाव में क्या हाल है आप देखिए। और बहुत बार आप लगातार चुनाव हारते रहते हैं तो फिर आपकी पार्टी का बने रहना और आपके कोर वोटर का आप पे बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब दूसरे लोग अपनी जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में अपनी पिच को बचाए रखने में परेशान है, वो पिच ही खुदती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में ये 70 किलोमीटर के 70 विधानसभा का एक मुख्यमंत्री जो 2 बार जीता है, वो जा कर के 117 वाली सीट में 92 सीट जीत जा रहा है। तो केजरीवाल तो अब आने वाले समय में एक मजबूत स्थिति में बाकी लोगों क्षेत्रीय छत्रपों से तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के साथ कई प्लस पॉइंट है। पहली बात तो वो दिल्ली के सेंटर में है, तो इसलिए वो बाकी मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। एक उनके साथ ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि पूरी हिंदी पट्टी को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। हरियाणा अब अगला स्टेट है, देखिएगा वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ कितनी मजबूती से लड़ेंगे। दूसरे क्षेत्रीय छत्रपों में भाषाई दिक्कत है, लेकिन एक बड़ा बेल्ट जो हिंदी बेल्ट का है वो केजरीवाल के लिए बड़ी पिच हो सकता है खेलने के लिए। लेकिन बात वही है कि ये भी कितना विकल्प दे पाएंगे, पंजाब में उनकी सरकार का क्या प्रदर्शन होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है, देखिए मोदी यूपी जीतने के बाद आज रोड शो निकाल रहे हैं अहमदाबाद में, 9 किलोमीटर का वो रोड शो निकाला, और केजरीवाल 3-4 दिन में भगवंत मान को लेकर गुजरात जा रहे हैं। दूसरा नेता वही है जो गुजरात, एक मोदी जी जा रहे हैं, दूसरे केजरीवाल जा रहे हैं भगवंत मान को लेकर। तो इसका आप समझ रहे हैं ना, तो केजरीवाल की भी महत्व और सबकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे इस चैनल के लिए समय निकाला। और तो ये थे हमारे साथ राजीव रंजन जी, जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया कि क्या इस वक्त समीकरण है पूरे यूपी और पूरे देश की, कि आम आदमी पार्टी क्या एक विकल्प हो सकती है, क्या कांग्रेस दोबारा से वापसी कर सकती है और बीजेपी क्या अपने इस सत्ता को कायम रख पाती है आने वाले समय में भी। तो ये थे हमारे साथ राजीव सर, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ टुडे।